हेलो हेलो हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन, क्लासेस क्विकली ज्वाइन करो। गुड इवनिंग विश्वास। एक बार साउंड क्लियर है क्या, कमेंट कर दो। एक बार साउंड क्लियर है क्या, कमेंट कर दो। बना सकते हो विश्वास, क्वेश्चंस बना सकते हैं आप बना सकते हैं एच सी वर्मा सर के क्वेश्चंस, बुक के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। चैप्टर 2 वाला जिसमें बेसिक मैथ्स वगैरह है वो आप बना सकते हैं। बेसिक मैथ्स वगैरह क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो आप बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस बना सकते हैं फिजिक्स के बुक से। ठीक है ना। जनरली हर फिजिक्स के बुक में आपको पहला चैप्टर बेसिक मैथ्स का मिलता है, तो उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सारे बना सकते हैं। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं ना। वेक्टर हमने पिछले पार्ट में चेक कंप्लीट कर लिया था, है ना। एक दो दिन से क्लास नहीं हो पा रहा था ड्यू टू माय डेंटल प्रॉब्लम, है ना। तो काफ़ी मतलब दर्द था दांत में, डॉक्टर ने एक दांत ही निकाल दिया मेरा, है ना। तो जिसके कारण क्लासेस नहीं हो पाए। तो हम लोग आज से कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में मुझे जहाँ तक याद है हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया था, है ना। और वेक्टर की जो सारी थ्योरी थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाएं, स्पेशली क्लास 11th के बच्चे जो इनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आओ आपके पास एक क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप -3j कैप +7k कैप। वेक्टर बी इज I कैप +2j कैप एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू j कैप -k कैप। तो आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपके पास तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालना है। ठीक है, निकालने से पहले तुम हमको कमेंट करके बताओ कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, बताइए ये क्या है। कमेंट करके बताओ ये क्या है। बताओ व्हाट इज दिस। ये आपका ट्रिपल प्रोडक्ट है। पहला बात तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट है। उसमें भी पूछा जाए कि कौन सा ट्रिपल प्रोडक्ट है, बोलो। यहाँ दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, रिजल्टिंग एक वेक्टर आएगा। वो वेक्टर का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, एक स्केलर आएगा। इसका मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। चलो कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा आंसर इसका। कमेंट करो बाबू, जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, हम आपको मौका देंगे बनाने के लिए, है ना। देखो जब प्रैक्टिस सेशन रहेगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे तो वो हम खुद बताएंगे, है ना। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो हम नहीं बनाएंगे। हम बनाएंगे क्वेश्चन, लेकिन पहले आप एक बार ट्राई कर लो, ठीक है।
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस, क्योंकि मेन तो क्वेश्चन ही है ना। थ्योरी आप कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन बनाने से ही आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। वेरी गुड, विश्वास कुमार का आंसर आ गया है ना। इसका आंसर जीरो करेक्ट है, इसका आंसर जीरो आएगा है ना। तो फटाफट कर लेते हैं। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी करना है, तो क्या बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ये आई कैप जे कैप के कैप हो गया। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो बी क्या है, ये हो जाएगा 1 2 0, और सी हो जाएगा 0 1 -1। यहाँ तक कोई दिक्कत। दिस इज वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो आप कैसे करेंगे इसको, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। आई जिस रो में है और आई जिस कॉलम में है कट कर देंगे, क्या बचेगा, 2 × 1 = -2, और ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। फिर जे जिस रो में है और जे जिस कॉलम में है कट कर जाएगा। राइट डायगनल 1 × -1 विल बी -1, और ये ज़ीरो। फिर के कैप, के जिस रो में है और के जिस कॉलम में है कट जाएगा। 1 × 1 इज, और ये हो जाएगा ज़ीरो। तो क्या बचा, ये आ गया -2i कैप, ये हो जाएगा प्लस जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस के कैप। दिस इज योर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ये हो गया आपका वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। उसके बाद आपको क्या करना है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का ए के साथ क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अगर करेंगे, तो वेक्टर ए कितना है, 2i कैप -3j कैप प्लस 7k कैप, और डॉट -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, यही आएगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते थे, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे के साथ, और के को के के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × -2 इज -4, -3 × 1 इज -3, एंड 7 × 1 इज 7। ये हो गया ज़ीरो, है ना। -4 -3 + 7 इज इक्वल टू ज़ीरो, बिल्कुल। तो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कितनी है, ज़ीरो है। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। चलो, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम तुमको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन था आपने बिल्कुल सही निकाला, इसका आंसर निकल कर गया, आपको क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर कभी भी किस ज़ीरो आता है ना, क्योंकि इसका आउटपुट तो एक नंबर ही आएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर कभी भी ज़ीरो आता है, तो आप यहाँ पर एक स्पेशल कमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ कमेंट कर सकते हैं। क्या कमेंट कर सकते हैं, ध्यान से देखना। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जब आप कभी भी करेंगे, बाबू ध्यान से सुनो, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी करेंगे तो मैंने आपको बताया था, जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना। मैंने आपको बताया था कि बी क्रॉस सी, आप दो वेक्टर का जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, है ना। जैसे यहाँ पर आपने बी क्रॉस सी निकाला, ये वेक्टर, यानी ये वेक्टर जो है वो वेक्टर बी के और वेक्टर सी दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया। चलो, तो यानी वेक्टर बी और वेक्टर सी आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप इसका वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, वो भी जीरो आ रहा है। तुम हमको कमेंट करके बताओ कि डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस सी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब होता है, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों आपस में क्या हैं, कोप्लेनर। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप कमेंट कर सकते हो। जब भी किसी तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो जीरो आएगा, इसका मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आपस में कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है। देखो हम समझाते हैं तुमको, ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन। यहाँ पे मैंने तीन वेक्टर दिखाए, ये वेक्टर बी है ये वेक्टर सी है, और ऐसा कुछ मान लेते हैं वेक्टर ए है
है ना। तो ये तीनों वेक्टर मैंने इसी प्लेन में दिखाए हैं, ये तीनों वेक्टर मैंने इसी प्लेन में दिखाए हैं। यहाँ पर अगर हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी करते हैं, तो बी क्रॉस सी करने से जो वेक्टर मिलेगा वो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगा या इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर मिलेगा, मिलेगा ना। तो मान लेते हैं कि बी क्रॉस सी आपने किया और वो वेक्टर ऐसा मिल गया, है ना, वो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया। अब ये वेक्टर और वेक्टर ए तो आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, क्योंकि ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर, ये प्लेन और ये वेक्टर तो आपस में परपेंडिकुलर ही है। इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसलिए कभी भी अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसी भी तीन वेक्टर का अगर जीरो आता है, इसका मतलब आप हमेशा कमेंट कर सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आपस में क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। ये क्वेश्चन भी हो गया और उससे रिलेटेड एक बहुत स्पेशल पॉइंट भी हो गया, है ना। कहीं पे भी अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो दिखे, इसका मतलब वो तीनों वेक्टर आपस में क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, एक बार हम फिर से समझा दे रहे, देखो ए बी सी यहाँ पर तीन वेक्टर थे, तीनों कोप्लेनर थे, मैंने तीनों को एक ही प्लेन में बनाया है। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी करेंगे तो देखो एक वेक्टर मिलेगा जो प्लेन के बाहर होगा। अब ये वाला वेक्टर और वेक्टर ए जो है, जो कि इसी प्लेन में था, ये वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर प्लेन में है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री हो गया तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट कभी भी किसी वेक्टर का अगर जीरो है, किसी दो वेक्टर का अगर जीरो है, इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कितने बच्चों को ये चमक गया, थोड़ा कमेंट करो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कितने बच्चों को ये स्पेशल पॉइंट क्लियर है, कमेंट करो जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। उज्जवल क्लियर है क्या, उज्जवल क्लियर है क्या। ओके, एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया ओ, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है सी, और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। ये तीन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर। ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। और इस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। तो हमको रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी वेक्टर्स चाहिए, हमको इन सारे वेक्टर्स का क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है। ट्राई करो। एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, उस सर्कल पे मैंने तीन वेक्टर दिखाए हैं, है ना। एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, है ना। ये तीन वेक्टर हैं, इन तीनों वेक्टर को ऐड करके आपको रिजल्टेंट वेक्टर बताना है। कैसे बताओगे, इन तीनों वेक्टर को ऐड करके आपको रिजल्टेंट वेक्टर बताना है। कमेंट करो जल्दी, निकालो इसका रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कैसा दिखेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही सारी चीज़ें निकालनी है।
बाबू देखो, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे ना, बहुत बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चंस हम आपको असाइनमेंट में देंगे, ठीक है। आप मेरे साथ जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो हम आपको कुछ अच्छे अच्छे वाले करेंगे जहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और जो जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इतनी होगी कि आगे पूरे फिजिक्स पढ़ने के दौरान आपको ये सारी चीज़ें बार बार मिलेंगी, है ना। हम लोग उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस और कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। चलो बताओ। आओ देखो कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास तीन वेक्टर है, ठीक है। एक है ओ ए वेक्टर, एक है ओ बी वेक्टर, और एक है ओ सी वेक्टर, है ना। कुछ नहीं समझ में आए तो सबसे सिंपल तरीका होता है आई कैप जे कैप लिख लेना, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि मेरा ये डायरेक्शन जो है वो एक्स है, और ये वाला डायरेक्शन वाई। आप कोई भी मान सकते हैं, तो सबसे सिंपल है कि हम एक्स और वाई मान लें। हाँ, विश्वास सही है तुम्हारा आंसर, विश्वास का आंसर करेक्ट है। तो ओ ए वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ये रेडियस वेक्टर देखो, इसका मैग्नीट्यूड रेडियस के बराबर है, और वो एक्स डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, तो हम इसको आर आई कैप लिख सकते हैं, ठीक है। ओ बी वेक्टर, चलो ओ बी वेक्टर बाद में लिखेंगे। ओ सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना है, रेडियस के बराबर, और वाई एक्सिस को पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ है, तो हम इसको लिख देंगे आर जे कैप, ठीक है। और ओ बी वेक्टर तो किसी एंगल पर लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कॉस 45 और एक साइन 45, है ना। इस वेक्टर के आप कंपोनेंट ले सकते हैं, एक एक्स के डायरेक्शन में और एक वाई के डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये भी तो रेडियस है, तो ये आर है, तो इधर क्या आएगा आर कॉस 45, और इधर क्या आएगा आर साइन 45। तो ये आपका हो जाएगा आर कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस आर साइन 45 डिग्री जे कैप। तो आप इस कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो आप इसको r/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे कैप लिख सकते हो। कोई दिक्कत? चलो, तो अब आपको इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, मतलब आप तीनों को ऐड करना चाहते हैं। तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, तीनों वेक्टर ऐड होंगे, ठीक है। तो ये वेक्टर ऐड होगा तो कैसे होगा, आई आई के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस r/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे कैप। ये आपका आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। अरे बोलो, अब आपसे रिजल्टेंट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले तो बताइए। मैंने आपको बताया है आई कैप जे कैप रहे तो आप कैसे निकाल सकते हो, √a² प्लस b², क्योंकि आई कैप और जे कैप आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, स्पेशल केस लग जाएगा। दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट निकालते हैं √a² प्लस b² से, ठीक है। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो इसका r+r/√2 का होल स्क्वायर प्लस यही चीज़ r/r/√2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली तो बाबू ये हो जाएगा, ये तो 2 टाइम्स r+r/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा √2 इंटू r+r/√2। आप r कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो ये √2r इंटू 1+1/√2। आप एलसीएम ले लो, तो ये √2r हो जाएगा, ये √2, ये हो जाएगा √2 + 1, ये √2 से ये √2 कट जाएगा, तो r इंटू √2 + 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड। आपको डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हो बताओ। यहाँ से आप tan अल्फा निकालोगे, tan अल्फा क्या हो जाएगा y/x, दिस डिवाइडेड बाय दिस। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं आप, y डिवाइडेड बाई x हो जाएगा,
तो tan अल्फा y कितना है ये r प्लस आर बाई रूट टू, और x क्या है ये भी r बाई रूट टू ही है, तो ये तो कट के 1 हो गया। तो tan अल्फा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री हो गई है ना। इसका मतलब जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन यही है, ऐसा, यही रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, मैग्नीट्यूड इतना है, मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन 45 डिग्री है। कितने बच्चों को क्लियर हो गया, कितने बच्चों को क्लियर है? देखो अब ये क्वेश्चन तो आपने किया, बहुत अच्छे से किया। ये अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और इसको एक क्वेश्चन से एक तरीके से और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखो। कभी भी आपको 3 वेक्टर को ऐड करना है, जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 2 वेक्टर का रिजल्टेंट ले लो और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको तीसरे वेक्टर के साथ ऐड कर दो। जैसे आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 वेक्टर को ऐड करना है, तो आप क्या किए है ना, जैसे आपको 3 वेक्टर को ऐड करना है, ए को, बी को, सी को, तो आप इन दोनों को ऐड कर दिए। इन दोनों को ऐड करके एक रिजल्टेंट आ गया, मान लेते हैं R1। उस R1 को फिर C के साथ ऐड कर देंगे तो फिर एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा R2। ये भी काम किया जा सकता है ना, ये वाला भी काम किया जा सकता है, कर सकते हैं हम लोग, आराम से कर सकते हैं ना। तो चलो मान लेते हैं हम OA वेक्टर और OC वेक्टर को इजीली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि OA वेक्टर और OC वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे। बोलो बाबू, देखो पढ़ाई गई चीज़ों में आपको अगर डाउट है तो आप दोबारा से लेक्चर देखिए। अब आप हमसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम आपको दोबारा जाके ट्रिग्नोमेट्री, ये वेक्टर्स के एडिशन पढ़ाएं, आपको स्पेशल केसेस पढ़ाएं, आपके पास वीडियोस हैं, आप आराम से उनको दोबारा देखिए। स्पेशल केस अगर आप लगाएंगे तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका भी मैग्नीट्यूड आर है, इसका भी मैग्नीट्यूड आर है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा से R1 वो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा √2r। मानते हो? अच्छा, उसका एंगल कितना आएगा, tan अल्फा होता है y बाई एक्स, तो y भी r है और x भी r है, तो 1 कितना आ जाएगा 45 डिग्री के एंगल पर। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा इसको और इसको ऐड करने पर वो इसी 45 डिग्री के एंगल पर रहेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √2r। बोलो √2r होगा कि नहीं होगा? होगा। अब तुम इस रिजल्टेंट वेक्टर R1 को और OB वेक्टर को ऐड करो। रिजल्टेंट वेक्टर R1 को और OB वेक्टर को अगर ऐड करोगे तो किसी को भी लगेगा OB वेक्टर भी 45 डिग्री के एंगल पर, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर R1 आएगा OA और OC को ऐड करने पर वो भी 45 डिग्री के एंगल पर। तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए कि नहीं हो गए? दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। तो दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो गए तो वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं? डायरेक्टली उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। अरे ये वेक्टर या स्पेशल केस, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर ऐड हो जाएगा तो ये भी, तो R1 भी आपका 45 डिग्री के ही एंगल पर है और OB भी 45 डिग्री पर एंगल है, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, और सेम डायरेक्शन है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड। तो R1 का मैग्नीट्यूड है √2r और OB का मैग्नीट्यूड है r, तो यहाँ से r कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा √2 + 1। चेक करो यही आ रहा है या नहीं आ रहा, यही चीज आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो हम आपको दोनों चीजें आनी चाहिए बाबू, हम आपको बताएंगे कई बार। यहाँ पर ये चीजें सिंपल हो गई है ना, ये वाला चीज आपको लग रहा होगा सिंपल, ये तो 2 लाइन में बन गया है ना, लेकिन अगर यहाँ पर एंगल्स 45 डिग्री नहीं होते, 60 डिग्री होता, 30 डिग्री होता, तो फिर ये वाला अप्रोच ही आपको सिंपल लगता, इसलिए आपको आने दोनों चाहिए
है ना, दोनों तरीका आपको आना चाहिए। तो आप देख लो, आप ऐसे सोचोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, और अगर आप ऐसे आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। रेकमेंडेड है बाबू कि ये वाली चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, है ना, आपको ये वाली चीज़ें 100% आनी चाहिए। आप कभी भी फिजिक्स में वेक्टर के कारण से कभी किसी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, अगर आपको आई कैप जे कैप के कैप पे कमांड है तो। क्योंकि अगर तुमने किसी वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिख दिया तो उनको ऐड करना भी आसान होता है, उनको सब्ट्रैक्ट करना भी आसान होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो भी आसान है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो भी आसान है। हर ऑपरेशन आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में बहुत ईजी है। ठीक है, बाकी आप ट्रायंगल वगैरह और जो स्पेशल केसेस हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़े थे, वहां से भी आप चीज़ों को बना सकते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस तो वहां से भी बन जाएंगे। कितने बच्चों को ये चमक गया, कमेंट करो। कितने बच्चों को ये चमक गया, कमेंट करो। जो मैंने आपको 3 स्पेशल केसेस पढ़ाए हैं, वो 3 स्पेशल केसेस आप अपना नाम भूल जाइए, लेकिन आपको चीज़ें एकदम 100% याद होनी चाहिए, क्योंकि हम आपको लिख के देते हैं मेजॉरिटी बार फिजिक्स में वही 3 स्पेशल केसेस आएंगे, पैरेलल वाला, एंटी पैरेलल वाला और परपेंडिकुलर वाला। यही 3 स्पेशल केसेस आपको फिजिक्स में मेजॉरिटी नंबर ऑफ टाइम्स दिखेगा, है ना। इसलिए 3 स्पेशल केसेस जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपके दिमाग में एकदम छपा हुआ होना चाहिए। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन तुमको हम देते हैं, और मेरे पास एक सर्कल है। हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे बाबू आपको, ठीक है। असाइनमेंट में हम आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देंगे, डोंट वरी। यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखो, एग्जाम असाइनमेंट पे सिंपल सिंपल बनाना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिखाने पड़ते हैं ना बच्चों को। ये सेंटर है, ठीक है, ये एक सर्कल है ना। आप ऐसा मान लो कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है। एक सर्कुलर ट्रैक पर यहाँ पर एक बॉडी है ना, ये बॉडी है ना, ये बॉडी है, मान लो दिस इज अ बॉडी। वो इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ना। एक बॉडी है जो इस सर्कल पर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, सर्कल पाथ पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब वो बॉडी इस जगह पर था तो उसका वेलोसिटी का जो वेक्टर था वो कुछ ऐसा था, है ना। इसका वेलोसिटी v है। कुछ समय के बाद जब वो ऐसे मूव कर रहा था, तो कुछ समय के बाद वो बॉडी यहाँ पर आ गया, और जब यहाँ पर आया तो उसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसा हो गया, ये फिर v है। और हम तुमको ये एंगल दे देते हैं, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। तो आप मेरी बात समझो पहले, है ना। ये एक बॉडी है जो इस सर्कल पर मूव कर रहा है ना, इस सर्कल पर इस तरीके से मूव कर रहा है, वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि बॉडी जो है वो एक सर्कुलर मोशन में है। जब भी कोई बॉडी जब भी कोई बॉडी किसी सर्कल के अलोंग मूव करता है या सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है, तो आप बोलते हैं कि वो बॉडी सर्कुलर मोशन में है ना। तो ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया, जब ये यहाँ पर था तो इसका वेलोसिटी वेक्टर ये है ब्लू वाला, और कुछ समय के बाद वो यहाँ पर चला गया, और इसका पोजीशन बताने के लिए मैंने आपको ये एंगल बताया है कि जब वो बॉडी यहाँ पर है तो वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उस समय उसका वेलोसिटी का वेक्टर ये है। मैग्नीट्यूड इसका भी v है, उसका भी v ही है ना, ये भी v है और वो भी v है, ठीक है। तो आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, डेल्टा v निकालना है ना। चेंज को हमेशा डेल्टा v लिखते हैं, चेंज चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तुम हमको बनाने से पहले बस एक बात कमेंट करके बताओ, ध्यान से हर एक बच्चा सुनना हम क्या पूछ रहे हैं। क्या ये वाला वेलोसिटी वेक्टर और ये वाला वेलोसिटी वेक्टर सेम है या डिफरेंट है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चों को अक्सर ये डेटा देख के कंफ्यूजन होता है ना। ये वेलोसिटी वेक्टर, ये इसको मान लो हम बोले इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि ये इसका कौन सा पोजीशन है,
इनिशियल, और ये कौन सा पोजीशन है, फाइनल। तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर सेम हैं या अलग अलग हैं? वेरी गुड, डिफरेंट हैं। क्या है, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि भले ही इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बच्चे क्या सोचते हैं ना, ये भी वी है ये भी वी है तो वेक्टर सेम है। नहीं, वेक्टर स्केलर थोड़ी है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में तो डायरेक्शन भी होता है। ये वाला वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी है, सही बात है। ये वाले वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वी है, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन तो अलग अलग है ना, तो ये दोनों वेक्टर डिफरेंट है। तो आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। थोड़ा ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। बाबू हमेशा तुम ये कोशिश करो ना, हमेशा कोशिश करो कि वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिख ले। एक बार तुमने वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में लिखना सीख गए तो तुम्हारे लिए हर कुछ आसान है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी आ जाए सामने में हो जाएगा। हर जगह ट्रायंगल लॉ लगाने की जरूरत नहीं है ना। ट्रायंगल लॉ जब जरूरत होगी तब लगाएंगे, लेकिन आई कैप जे कैप के कैप वाले काम ब्रह्मास्त्र है। हमेशा कोशिश करो वेक्टर्स को उस फॉर्म में लिख सकते हो तो लिख लो। कमेंट करो, लो 5 मिनट टाइम लो, देखो करो। यहाँ पे अरे थोड़ा पानी देना। चलो देखो हम बताते हैं, है ना। जो बच्चे देखो यूट्यूब वगैरह पे भी बाबू ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप जब भी हम कुछ क्वेश्चन कराएं, क्वेश्चंस हम आपको बहुत स्टैंडर्ड के कराएंगे, है ना। बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस के असाइनमेंट भी मिलेंगे, उसका भी प्रॉपर डिस्कशन होगा, ठीक है। लेकिन हम जो क्लास में आपको क्वेश्चंस कराएं, आप ज़रूर से वीडियो पॉज करके ट्राई किया कीजिए। जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक मेरे लाख बताते रहने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आज के डेट में ऑनलाइन एडुकेशन आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ऑनलाइन एडुकेशन आपको बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस देता है जो ऑफलाइन क्लासेस में जनरली बच्चों को नहीं मिलते, है ना। बहुत सारे उसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो बच्चे के तरफ से हो जाता है, उनको लगता है सारी चीज़ें तो मेरी फिंगर टिप्स पे है ना। क्लास में बताई गई चीज़ों को ध्यान से नहीं सुनना, अरे क्या है मेरे पास तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, नहीं भी करेंगे आज तो क्या है, क्लास बाद में देख लेंगे। ये वाले एटीट्यूड से उनका बैकलॉग पे बैकलॉग क्रिएट होता चला जाएगा। पता चलेगा इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन में सर ने 5 चैप्टर खत्म कर दिया, आपका एक चैप्टर भी ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ। पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज, क्वेश्चंस क्या, वो साउंड क्लियर है क्या, कमेंट कर दो एक बार। साउंड क्लियर है क्या, कमेंट कर। साउंड क्लियर है क्या?
आवाज आ रही है? ओके। ट्राई करो तुम क्वेश्चन ट्राई करो। आज थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा ब्लैकआउट हो गया होगा 5-10 मिनट, सॉरी उसके लिए। ठीक है चलो कमेंट करो इसको, देखो कैसे बना। आंसर आया क्या किसी का? आंसर आया क्या किसी का? चलो कैसे करेंगे इसको? ठीक है, हम मान लेते हैं कि मेरा ये जो डायरेक्शन है ये x है और ये y है। ठीक है, तो हम हमेशा लिखना चाहेंगे, हम इसको हम टाइम बिंग के लिए इसको इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मान लेते हैं और इसको फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, ये v है और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव y के तरफ है, तो हम इसको लिख देंगे v j कैप। सही है, इसको क्या लिख देंगे, v j कैप। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी हमको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए, ये एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पर अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें इसके, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। और ये 60 है ये वाला और ये वाला तो परपेंडिकुलर है, तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यानी ये v है, दिस इज v, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो इधर क्या आएगा v cos 30 और इधर क्या आएगा v sin 30। तो जब आप इस v के कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो एक इधर आ जाएगा और एक ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा v sin 30 और ये हो जाएगा v cos 30। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, और डायरेक्शन देखो नेगेटिव, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा -v cos 30 डिग्री आई कैप, और ये ऊपर है तो ये हो जाएगा v sin 30 डिग्री j कैप। ठीक है, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो ये -√3v/2 आई कैप और ये हो जाएगा v/2 j कैप। तो आपने दोनों वेक्टर निकाल लिए। तुम यकीन मानो बाबू, अगर तुमने वेक्टर्स आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में अगर सही निकाल लिया ना, तुम्हारी जीवन बहुत आसान है इसके बाद। ठीक है, अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, कभी भी किसी चीज का चेंज का क्या मतलब होता है, कभी भी अगर किसी भी चीज का चेंज पूछा जाएगा उसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। जैसे आपसे कभी पूछे चेंज इन वेलोसिटी, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, आपसे पूछे चेंज इन एक्सेलरेशन, फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन, आपसे पूछे चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या है बताओ, -√3/2 वी आई कैप प्लस v/2 j कैप, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है, v j कैप। तो क्या आ जाएगा, आई इधर तो है नहीं तो जे के साथ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -√3/2 वी आई कैप और ये हो जाएगा -v/2 j कैप। 1/2 में से 1 माइनस होगा तो -1/2 बचेगा। सो दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, आपसे मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पूछा है या डायरेक्शन पूछा है तो आप आराम से निकाल सकते हो, √a² + b² से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और tan अल्फा y/x है ना, j वाला क्या है y और i वाला क्या है x, तो y/x से क्या मिल जाएगा, एंगल निकल मतलब डायरेक्शन मिल जाएगा, वेक्टर ही मिल गया तो सारा कुछ मिल गया। कितने बच्चों को चमक गया जल्दी कमेंट करो, है ना। देखने में कुछ बच्चों को लग रहा होगा अरे ये क्या पूछ लिए सर, है ना, लेकिन जब हम बनाएंगे तो तुमको लगेगा कि तुमको इंडिविजुअली सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं। जल्दी कमेंट करो चमक गया तो, जल्दी कमेंट करो चमक गया तो। विश्वास क्लियर है, उज्जवल, पलक,
ओके, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो। वेक्टर ए इज 3i cap minus 2j cap plus k cap. Vector b is I cap minus 3j cap plus 5k cap, and vector c is 2i cap plus j cap minus 4k cap। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी फॉर्म्स अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी ट्राई करो, ट्राई करो बाबू, ट्राई करो। क्या खासियत होती है राइट एंगल, कैसे आप प्रूव करते हैं कि कोई ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है? कैसे प्रूव करोगे कि कोई ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है? कैसे करेंगे? देखो, राइट एंगल ट्रायंगल अगर कभी भी रहे, जैसा आपके पास यहाँ एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो आपके पास एक मान लेते हैं ये एंगल कुछ थीटा है, तो एक ये परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, ये एच होगा, तो एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ये चीज़ है मैग्नीट्यूड से रिलेटेड। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, है ना। तो आपके जो वेक्टर्स हैं वो इन तीन साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये वेक्टर ए हो सकता है, ये वेक्टर बी हो सकता है, ये वेक्टर सी हो सकता है। तो आपको प्रूफ करना है, तो सबका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये 1, 9 4 जा 13, रूट अंडर 14। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 + 9 + 25, तो रूट अंडर 35। और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4 + 1 + 16, तो ये हो गया रूट अंडर 21। क्या आप इन मैग्नीट्यूड्स के लिए ये चीज़ लिख सकते हैं? अगर ध्यान से देखो तो आप लिख सकते हो b का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चेक करो, और इसका स्क्वायर करोगे तो 21 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 14 आ जाएगा, तो 21 + 14 ऐड होकर कितना आ जाएगा? 35। तो इस तरीके का चीज़ एक सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो आप बता सकते हो, यहाँ आप पाइथागोरस लगा रहे हो ना, बोलो।
तो आप प्रूव कर सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Two vectors of equal magnitude have a resultant equal to either of them. Then find the angle between vectors. ट्राई करो इसको। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम। दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, और उनका जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड उन्हीं के बराबर है। तो आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, चलो ट्राई करो इसको, इसका आंसर बताओ। ठीक है, ये ट्राई करो। The sum of two forces at a point is say 16 न्यूटन। ठीक है, if the resultant if the resultant is normal to the smaller force and has magnitude 8 Newton, then two forces are। इसको कैसे करेंगे? टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, आपके पास दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो हम मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी पी है और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड क्या है, पी। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनको ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड पी है। तो हम लोग को पता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। तो ये p हो गया, ये भी क्या हो जाएगा p स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा p स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2p स्क्वायर
कॉस थीटा। तो स्क्वायर कर दो, तो ये पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2p² प्लस 2p² कॉस थीटा। तो पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2p², कॉमन ले लो, दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। बताओ ये कितना एंगल है, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2, एंगल कितना है, कितना एंगल है ये, कौन से थीटा के लिए कॉस की वैल्यू -1/2 होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 120 डिग्री। चेक कर लो, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा 1 × 90 + 30, है ना, यहाँ ऑड है तो ये साइन 30 डिग्री हो गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो -1/2, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। इस फॉर्मूले में कॉस थीटा पे थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। ये सब क्वेश्चंस तो इजी हैं। चलो ये ट्राई करो, ट्राई दिस। The sum of two forces at a point is equal to 60 Newton. If the resultant is normal to the smaller force and has a magnitude of 8 Newton, then the two forces are. दो फोर्सेस का जो सम है वो 60 न्यूटन है, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। स्मॉलर फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 न्यूटन। ठीक है, तो आपको दोनों फोर्सेस निकालने हैं। ट्राई करो, इसको ट्राई करो। मान लेते हैं दो फोर्सेस है ना, तो F1 वेक्टर एक है F2 वेक्टर, दोनों को ऐड करने पर 16 आता है। ठीक है, तो मान ले, यानी F1 + F2 की वैल्यू कितनी है, 60 न्यूटन। F1 जो है वो वेक्टर F1 का मैग्नीट्यूड और वेक्टर F2 जो है वो F2 जो है वो वेक्टर F2 का मैग्नीट्यूड है ना। तो दोनों को ऐड करने पर आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 60 न्यूटन आ रहा है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, इसको एक इक्वेशन मान लिया जाए। उसके बाद इन दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, और जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जब भी सुनोगे बाबू, इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसी चीजें तो बनेंगी ही ना। दो वेक्टर है और एक इनका रिजल्टेंट है, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से एक ट्रायंगल तो बनेगा ही, और बोल रहा है उसमें परपेंडिकुलर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ही। तो ये मान लेते हैं, ये हो गया आपका F1 वेक्टर और ये हो गया आपका F2 वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। चेक करो, देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, थोड़ा लेंथ में ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है। तो रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है ना। F1 जो है स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और तुमको इसका मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तुमको 8 न्यूटन दिया है। तुमको दोनों फोर्सेस निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है दोनों फोर्सेस का। तो इसके मैग्नीट्यूड को तो तुमने ऑलरेडी F1 माना है, इसके मैग्नीट्यूड को तुमने ऑलरेडी F2 माना है। तो एक बार राइट एंगल ट्रायंगल वाली चीजें भी लगाई जा सकती है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि F2² विल बी इक्वल टू F1² प्लस 8 न्यूटन है तो 64 होगा। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन हो गए और दो अननोन हो गए, दो इक्वेशन हो गए और दो अननोन हो गए। क्या करोगे, कैसे करोगे, सॉल्व नहीं कर लोगे ये। आप एक का मैग्नीट्यूड निकाल लो यहाँ से, F2 को क्या लिख सकते हो, 16 - F1। तो यहाँ पुट कर दो, दिस इज 16 -
F1 का होल स्क्वायर, ये F1 का होल स्क्वायर प्लस 64, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस F1 स्क्वायर माइनस 32 F1 विल बी इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस 64, तो F1 स्क्वायर कट जाएगा, ये 256 माइनस 64 कितना बचेगा? हाँ, तो 256 माइनस 64 इक्वल टू 32 F1, तो 56 में से 256 में से 64, तो 56 हट गया तो 200 192 इक्वल टू 32 F1, तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 192 डिवाइडेड बाई 32 कितना होगा ये? लगभग 6 न्यूटन। 32 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ, 32 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 6 न्यूटन, और दूसरे में पुट कर दोगे तो F2 कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। ठीक है, तो यानी दोनों फोर्स, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकल गए। जो छोटा वाला है वो 6 न्यूटन का है, जो जो बड़ा वाला है ये 10 न्यूटन का है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये वो 8 न्यूटन का होगा। ठीक है, कितने बच्चों को चमक गया? हमेशा बाबू याद रखना, ये चीज़ें ना आपको बहुत हमेशा कान ध्यान देगी, बहुत बेसिक सा चीज़ है कि अगर आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। जब तक आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हैं तब तक आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स अगर अलग अलग हो गए, है ना, आपको 3 अननोन है और 2 ही इक्वेशन है, तब आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिसिंग है क्वेश्चन में। ओके, चलो आगे। ये ट्राई करो, देखो। The resultant of two forces 3p and 2p is R. If the first force is doubled, then the resultant is also doubled. The angle between two forces is, ट्राई करो इसको। The resultant of two forces 3p and 2p is R. If the first force is doubled, then the resultant is also doubled, है ना। तो find the angle between two forces, दो forces हैं उनका मैग्नीट्यूड 3p and 2p है और दोनों का रिजल्टेंट R है। अगर आप पहले फोर्स को डबल करते हो तो 3p की जगह कितना हो जाएगा? 6p, तो रिजल्टेंट भी आपका डबल हो जा रहा है, तो वो R के जगह क्या हो जाएगा? 2R। तो आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, ट्राई करो इसको।
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है, ट्राई करो, इसका आंसर बताओ हमको। जो जो क्वेश्चन बाबू हम लोग क्लास में करा रहे हैं, स्पेशली वो बच्चे जो अभी 10th से 11th में आए हैं, है ना, या मेरे अर्ली स्टार्टर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो एक बात को ध्यान से सुन लीजिए। जितने भी क्वेश्चन हम क्लास में कराएं, अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो आप घर पे क्या कीजिए, यहाँ पर तो आप सीख ही रहे हैं, घर पे सारे क्वेश्चंस को एक रफ कॉपी पे उतार लीजिए और सारे क्वेश्चंस को बिना कुछ देखे आप खुद से बनाइए। अगर आप सारी चीज़ों को खुद से एक बार बना लेते हैं तो फिर आपको चीज़ें आगे, तभी आप आगे बढ़िए। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज नहीं बना, पहले वाला आंसर बताओ। द रिजल्टेंट ऑफ two forces 3p and 2p is r. If the first force is doubled, then the resultant is also doubled. The angle between two forces is, कैसे करेंगे इसको? पहला फोर्स आपका 3p है, दूसरा फोर्स 2p है, और इनका रिजल्टेंट r है। तो हम r को लिख सकते हैं अंडर रूट 3p का स्क्वायर इज 9p स्क्वायर, 2p का स्क्वायर इज 4p स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा 3p और 2p के बीच का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, ये हो जाएगा 13p स्क्वायर, प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12p स्क्वायर कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 है ना, वो स्क्वायर किया है तो वो रूट हट गया है, करेक्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर आपने पहले वाले को डबल कर दिया तो ये 6p हो जाएगा, ये अभी भी 2p रहेगा, रिजल्टेंट भी डबल हो गया तो ये r के जगह क्या हो जाएगा 2r। तब आप क्या लिखोगे, 2r विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 36p स्क्वायर, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 6p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा, है ना। खाली मैग्नीट्यूड डबल हुआ है, एंगल तो अभी भी उतना ही रहेगा। सही है, चलो तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, ये 36, और ये हो जाएगा 40p स्क्वायर, प्लस 6 टू ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24 p स्क्वायर कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे चीज में अननोन क्या है, आपको निकालना क्या है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख सकते हो क्या, बोलो। ऊपर वाले में से आप पूरे आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ रख सकते हो। ठीक है, ये आप 2 से 1 डिवाइड भी कर सकते हो क्या, हाँ वही मतलब है, बात तो वही है। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिख दो पूरा, तो 4 इंटू 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 40p स्क्वायर, हाँ बात तो वही है, डिवाइड कर दो या ऐसे रख लो। ये हो जाएगा 13 फोर द 52p स्क्वायर, प्लस 12 फोर द 48p स्क्वायर कॉस थीटा, इक्वल टू ये हो गया 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। ये पहले p स्क्वायर p स्क्वायर p स्क्वायर p स्क्वायर हर जगह से कट जाएगा, है ना। तो 48 में से ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 24 कॉस थीटा, और ये 40 में से 52 उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा -12। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्रीज, करेक्ट। हाँ, बहुत बच्चों का इधर आंसर 120 डिग्री आया भी है। चलो ये ट्राई करो, ये वाला बनाओ।
ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला। The resultant of two forces, one double the other in magnitude, is perpendicular to the smaller of the two forces. ये तो अभी जैसा क्वेश्चन किए थे एग्जैक्टली वैसा ही है ना? तो ये तो तुम बना लोगे आराम से। कोई दिक्कत है? इसका आंसर कितना है? ठीक है ना? इसका जो आंसर है वो 120 डिग्री है। ठीक है, आप चेक कर लेना, आपका आंसर 120 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। If mod of vector A cross vector B is equal to root 3 times vector A dot vector B, then the value of mod of vector A plus vector B। ठीक है, आपका ऑप्शंस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बी ऑप्शन इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई रूट 3। ऑप्शन सी इज a plus b, and option D is a square plus b square plus रूट 3ab और इस पूरे का अंडर रूट। ट्राई करो इसको। Modulus of vector a cross vector b is root 3 times of vector a dot vector b, then the value of mod of vector a plus vector b। क्या 60 डिग्री ना? tan 60 डिग्री रूट 3 होता है। ट्राई दिस, ये ट्राई करो। करेक्ट, सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
क्या दिया है आपको, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो बाबू ये आपका ए बी साइन थीटा हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो ए बी तो कट गया, tan थीटा की वैल्यू √3 हो गई, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, दैट्स इट। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होता है, वो होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस ab। 1/2 से 2 कट जाएगा, इजी है ना, ये सब इजी सवाल है ना। देखो, आपको हर टाइप के क्वेश्चन में करा रहा हूँ, पहले कुछ क्वेश्चंस अच्छे कराए जहाँ आपको थोड़े से सोचने पड़े, है ना। वो क्वेश्चंस इसीलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो मैं आपको इसलिए करा रहा था ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं किसी भी टाइप के वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखने के लिए। और तुम देखना वो सारे जो क्वेश्चंस हम लोग कराए हैं ना, वो आगे आपको आने वाले चैप्टर्स में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी ये सब चैप्टर तो हो बहुत आसान है, चलो ये ट्राई करो। बाकी ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। Mod of vector p is 12, mod of vector q is 5, mod of vector r equal to 13। वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r भी यही है ना। तो आपको एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड, ये नहीं दिख रहा आपको, p एंड वेक्टर q निकालना है। वो बहुत ध्यान से अगर तुम देखोगे ना ये तीन वैल्यूज को, ठीक है। ठीक है, तो रिजल्टेंट 13, एक 12 हो जाएगा, तो मान लो ये 12 है तो ये 5 हो जाएगा। बस साफ साफ दिखेगा बाबू कि ये 144 है, और ये स्क्वायर करोगे तो 25, ऐड करोगे तो 169, ये 13 आ जाएगा। मतलब आप साफ साफ इन वैल्यूज को देखकर ये पता लगा सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। आप इन वैल्यूज को देख के पता लगा सकते हो, इसका स्क्वायर करोगे तो 144, इसका स्क्वायर करोगे तो 25, 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169, और 169 करोगे तो इसका रिजल्टेंट √13 आ जाएगा, है ना। तो ये तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। मान लो ये आपका वेक्टर p है, ये आपका वेक्टर q है, तो ये आपका वेक्टर r हो जाएगा ऐसा ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ p और q है, तो आप पैरेलल शिफ्टिंग भी कर सकते हो, बाकी तो आप समझ ही रहे हो कि ये वेक्टर p है तो ये भी वेक्टर p हो गया। ये एंगल सब तो 90 डिग्री है, सिंपल। 90 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत आसान था, बस आप इन वैल्यूज को अगर ध्यान से देखो तो मैग्नीट्यूड ही तुमको बता देंगे कि तुम किसका स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर करोगे तो किसका स्क्वायर आएगा, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, चलो।
देखो इस क्वेश्चन को, गिवन दैट वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r इज इक्वल टू 0, तीन वेक्टर हैं, तीनों वेक्टर को ऐड करने पर रिजल्टेंट 0 आ रहा है। 2 out of 3 वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इन तीन वेक्टर में से दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर इज √2 times दैट ऑफ द अदर टू, विच वन ऑफ दिस कैन बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। आपको तीनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, ट्राई करो इसको, थोड़ा ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मतलब देखो एक बात हम तुमको बताते हैं, फिजिक्स का प्रॉब्लम अगर आप बना रहे हैं ना, तो बिना डायग्राम बनाए आपको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन सिंपल लेवल पर जरूर हो जाएंगे जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह लगाकर बना पाए, लेकिन हमेशा ये कोशिश करो कि फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है तो उसमें डायग्राम जरूर बनाया जाए। जो जो चीजें क्वेश्चन में बता रहा है उसको उस डायग्राम में दिखाओ, तुमको मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्लिक कर जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है और वो आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेजोरिटी ऑफ द टाइम बाबू क्लिक कर जाएगा ना इस क्वेश्चन को ट्राई करो थोड़ा। हमको तो क्वेश्चन पढ़ के साफ साफ क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि ट्रायंगल कैसा है। ध्यान से देखो, तीन वेक्टर है, तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है, ऐड करने पर सारे वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो 0 आ जा रहा है। ठीक है, ये देखो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और एक वेक्टर √2 है। बाबू मान लो इसका मैग्नीट्यूड x है, इसका मैग्नीट्यूड x है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही ऐसा होगा कि इसका मैग्नीट्यूड √2x आ जाएगा, है ना? आप चेक कर लो, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही ऐसा होगा कि दो ट्रायंगल के साइड्स अगर x और x हैं तो ये √2x होगा, क्योंकि आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इस एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x² आ जाएगा, तो h आपका √2x आ जाएगा, है ना? और मान लेते हैं कि ये आपका वेक्टर p है, तो ये आपका वेक्टर q है, तो ये आपका वेक्टर r है। सब देखो इन ऑर्डर अरेंजमेंट है ना? ये सारे वेक्टर इन ऑर्डर में हैं, तो आप क्या लिखोगे, वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r सब मिलकर क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, या आपको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, आपको मैंने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ाया था, और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी कोई पॉलीगन हो और उसमें दो ट्राइंगल के जो साइड्स, मतलब जो पॉलीगन के साइड्स है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उन सब का जो रिजल्टेंट होता है वो क्लोजिंग साइड होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि देखो ये वेक्टर आर है और ये वेक्टर पी है, देखो ये ऑर्डर अरेंजमेंट है, बोलो हेड टेल अरेंजमेंट है। इसका मतलब ये जो क्लोजिंग साइड होगा ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा? तो रिजल्टेंट कैसे दिखाते हो, ऑर्डर के अपोजिट दिखाते हो, ऐसे दिखाओगे। तो मान लेते हैं ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, या इसको आप वेक्टर क्यू बोल लो, क्या बोल लो,
ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो आप ये तो लिख सकते हो ना कि रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है वो वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू के बराबर होगा, सॉरी आर प्लस पी के बराबर होगा। ये आर है, ये पी है, तो वेक्टर पी प्लस वेक्टर आर के बराबर होगा। यहाँ से तो ये तो लिखा ही जा सकता है। अच्छा, ये अगर आर उस तरफ चला जाए तो इस तरफ जीरो आ जाएगा ना, तो वेक्टर पी प्लस वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर हो जाएगा। माइनस वेक्टर आर का मतलब क्या कि बस इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्शन ऑपोजिट कर देते हैं, ये कर दिया, तो इसी को हम वेक्टर क्यू बोल रहे हैं ना। तो ये हो गया जीरो वेक्टर इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर आर, ये सब मिलकर जीरो हो गया। ठीक है, सिंपल सा चीज है, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है ना, तो तीन वेक्टर और एक का दो का मैग्नीट्यूड एक्स है, तीसरा रूट टू एक्स है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इतना तो फिक्स है। अरे तीन वेक्टर है तो ट्रायंगल ही होगा ना, कि स्क्वायर हो जाएगा कि पेंटागन हो जाएगा, नहीं। अब ट्रायंगल बहुत तरीके के हो सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, स्केलन हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। तो कौन सा ट्रायंगल है उसके लिए फिर एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और तीसरे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो रूट टू टाइम्स है। कितना है? रूट टू टाइम्स है। तो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल के साइड्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो एक को P मान लिया, एक को Q मान लिया, एक को क्या मान लिया? R। इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो आएगा वो जीरो आएगा। कैसे आएगा हम वो भी बता रहे हैं आपको। मान लीजिए कि आप इस वेक्टर को P मान लिए, इस वेक्टर को R मान लिए, तो जाहिर सी बात है ये तीसरा वेक्टर वेक्टर Q होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो वेक्टर R और वेक्टर P को ऐड करोगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलना चाहिए था। रिजल्टेंट का डायरेक्शन तुम कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते, ऑर्डर के अपोजिट, देखो ऐसे गया तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आता, तो तुम लिखते ना रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर आर, कोई दिक्कत नहीं है। ये उधर चला जाता तो ये माइनस वेक्टर आर हो जाता। आर वेक्टर और माइनस आर वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्शन का। तो ये डायरेक्शन ऊपर से नीचे आ रहा था, तो ये डायरेक्शन नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो क्वेश्चन में तो पी क्यू आर तीन वेक्टर बोल ही रहा है, मैंने इसको पी लिख दिया, इसको आर लिख दिया, इसका मतलब ये वाला वेक्टर आपका क्यू है। तो वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर आर मिलकर जीरो हो जाएगा। पहले यहां तक कितने बच्चों को चमक चमक गया? थोड़ा कमेंट करो। यहां तक कितने बच्चों को चमक गया? कमेंट करो। ओके, ठीक है, चलो। तो हो गया काम अपना, अब तो बस थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना है। तुमको ये तीन एंगल्स चाहिए, है ना? तुमको ये तीन क्या चाहिए? एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो तुम बताओ, सारा जो अरेंजमेंट है वो हेड टेल है ना? एंगल निकालने के लिए आपको अरेंजमेंट क्या चाहिए होता है, बताइए? अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? ये मान लिए है आपका वेक्टर P, ये है Q और ये है R, ठीक है? तो ये है आपका वेक्टर P, ये है आपका वेक्टर Q और ये है आपका वेक्टर R। सब अरेंजमेंट हेड टेल है। एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे बताओ? ये वेक्टर R है, हम इस वेक्टर को नीचे कर देते हैं, तो ये वाला भी वेक्टर R हो जाएगा। तो अब ये वेक्टर P और ये वेक्टर R के लिए अरेंजमेंट कैसा हो गया? टेल टेल। और ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 डिग्री निकल गया। ठीक है। अच्छा, तुम आप समझ सकते हो ज्योमेट्री से, ये 90 है, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल एक 45 डिग्री होगा, है ना? इतनी तो ज्योमेट्री आपको आती होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल के भी दो साइड्स अगर इक्वल लेंथ के हैं तो वो एंगल 45 होगा, है ना? तो इसका मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर R कितना हो गया? 90 डिग्री। एक तो निकल गया 90। अब आप निकाल लीजिए P और Q के लिए, तो P और Q के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? फिर पैरेलल शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो क्या कर देते हैं? Q को पीछे खींच देते हैं, सॉरी, Q को पीछे खींच देते हैं, है ना? इस Q को ऐसे पीछे कर दिया,
तो यहाँ पर देखो अरेंजमेंट कैसा हो गया, ये आपका हो गया क्या, वेक्टर क्यू। यहाँ पर आपका अरेंजमेंट कैसा हो गया, हेड हेड, दोनों का हेड मिल रहा है। तो ये 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q कितना हो गया, 135 डिग्री। अब एक एंगल निकालना बचा, कौन कौन सा, P और Q और R के बीच का, ये Q है। यहाँ पे भी देखो अरेंजमेंट कैसा है, हेड टेल है, तो ये तो नहीं चलेगा, तो पैरेलल शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो हम इसको उठाकर इधर लेके चले जाते हैं, पैरेलली उठा के इसको आगे लेके चले गए, तो ये वेक्टर क्यू हो गया। अब ये अरेंजमेंट कैसा है, देखो आर वेक्टर का टेल और ये दोनों वेक्टर का अरेंजमेंट हो गया टेल टेल। तो ये एंगल 45 है, तो ये एंगल फिर कितना हो जाएगा, 35। तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्यू एंड वेक्टर आर भी 135 डिग्री हो गया। तो करेक्ट आंसर है ए। तो तीनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री, 135 डिग्री और 135 डिग्री है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आपको पहले चीज से सिखा रहे हैं कि कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको लेना है तो आप क्या करेंगे, दोनों वेक्टर का हेड हेड या टेल टेल मिलाएंगे, है ना। देखो तीन वेक्टर हैं, तीन वेक्टर से आप हमेशा ट्राइंगल ही बनाएंगे, जाहिर सा बात है ना। और उसके बाद आपको एक दिया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड x है और तीसरा √2x है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल पता चल गया, उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही, है ना। इसलिए देखो 90 डिग्री सभी में है ना, ताकि आप इतना बात प्रेडिक्ट करके आंसर टिक नहीं मार सके। वो तो बहुत इजी वाला पार्ट है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो एक एंगल तो 90, तो 90 90 उन्होंने सभी में दिया है ना। बच्चे कई बार मिस्टेक क्या करते हैं ना, ये वाला आंसर मार देते हैं जड़ गड़बड़ी, हाँ मतलब हड़बड़ में, है ना। मैंने देखा है, मतलब कई बार ये क्वेश्चन मैं बच्चों को हमेशा क्लास में कराता हूँ, तो 45 45 90 है, तो उनको दिखता है अच्छा ये 45, ये 45 और ये 90, है ना। जबकि वो भूल जाते हैं कि एंगल वेक्टर्स के बीच का निकालने के लिए अरेंजमेंट जो है वो हेड हेड या फिर टेल टेल होना चाहिए, ठीक है। अगर अरेंजमेंट हेड हेड या टेल टेल होगा तो आप आराम से एंगल्स कैलकुलेट कर पाएंगे। कोई दिक्कत, क्लियर है। चलो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रख देते हैं। होमवर्क के लिए आप एक काम करना, है ना, होमवर्क के लिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं आप इतने क्वेश्चंस को अच्छे से करके आना। कल हम एक और क्लास लेकर आएंगे जहां हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, कल और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। उन अच्छे क्वेश्चंस को करने के बाद जब मेरा प्रैक्टिस सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जितने क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हैं उतने क्वेश्चंस पर आपको कमांड हो जाएगा, तब हम आपको एक असाइनमेंट देंगे। आप आराम से उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन लेकर के वो असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, और फिर उसका एक डिस्कशन कर लेंगे और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हम स्टार्टिंग में इसीलिए आपको असाइनमेंट नहीं दे रहे क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 8 9 10th के भी हैं, है ना। तो उन बच्चों को काफ़ी दिक्कत होगा अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ये सब दे देता, तो वो बनाने बैठते, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते। लेकिन आज उनको कम से कम ये लग गया होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैसे फॉर्मूलाज को यूज़ किया जा रहा है, कैसे वेक्टर के कंपोनेंट्स लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए ये बेटर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए आप सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, आज जाके जितने क्वेश्चंस मैंने कॉपी में कराए हैं उनको एक रफ कॉपी में लिख लीजिए, और सारे क्वेश्चंस को थॉरली खुद से बैठ के अच्छे अच्छे से सोच सोच के देख देख के सॉल्यूशन नहीं करने का, अच्छा सर ऐसे बताए थे देख लिए भूल गए तो फिर बना लिए, नहीं। पहले तुम अच्छे से उनको रिवाइज कर लो, एक बार जब बनाने बैठो तो पीछे मुड़ के फिर पलट के पेज नहीं देखना, आपको ये सारी चीज़ें खुद से अच्छे से आ जानी चाहिए, है ना। कल हम लोग और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, आज तो कुछ बेसिक भी किए थे, है ना। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कल लेकर आएंगे, उनको करेंगे और फिर आपको असाइनमेंट देंगे, ठीक है, क्लियर है। आज वो बीच में लाइन भी कट गया था थोड़ा, उस इंटरप्शन के लिए भी सॉरी, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कल मिलेंगे।